Okay, so let's start, dear students. Concept of purely inductive circuit. Okay. Purely inductive circuit. This means that हम एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्योर इंडक्टर होगा. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सर्किट लिया था जिसमें एक रेजिस्टर था, वहां पर हम लोगों ने उसके सारे कंसेप्ट्स की स्टडी की. आज ऐसा सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टर हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, इंडक्टर्स के बारे में हम लोगों को सब पता है. इट इज नथिंग बट अ कंडक्टर. वो एक कंडक्टर ही होता है, बट उसकी शेप कैसी होती है, ऐसे स्प्रिंग के जैसे होती है. इट इज नोन एज व्हाट, इंडक्टर. क्या क्या केसेस होंगे, ईच एंड एवरी सिंगल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, इंक्लूडिंग फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम. एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. हम सारे कंसेप्ट्स को आज स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल होगी. डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक इंडक्टर बनाना है सिंपली, एंड जो सोर्स यूज करना है हम लोगों को, वो सोर्स कैसा होना चाहिए, एसी सोर्स होना चाहिए. ठीक है, एंड द सिंबल ऑफ एसी सोर्स इज दिस वन. आप लोगों को पता है सिंबल ऑफ एसी सोर्स कैसा होता है, दिस वन, इस तरीके से. ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर V इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट इज पीक वोल्टेज. ठीक है, दिस इज इंडक्टर. द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल L. ठीक है. Now this is AC source. We know that in AC source the direction of current is altered, positive to negative, again positive. The direction of current will always from positive to negative, but direction change करेगा. एक बार पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, ऐसा. फिर एक बार पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव यहाँ बन रहा है, ऐसा. सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्टर. तो एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर AC सोर्स लगा है. ठीक है, एंड एसी सोर्स की वजह से जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करता है, ऑल्टर करता है, चेंज करता है. तो इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट कि इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की डायरेक्शन ले लेंगे. ठीक है, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे हम फोटो खींच लेंगे, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कभी भी फोटो खींचोगे तो फोटो में आप देखोगे कि करंट की एक ही डायरेक्शन है. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक मेंशन कर लेते हैं, एट सम इंस्टेंट. ठीक है, एट सम इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ instantaneous current, the direction of instantaneous current को हम किससे डिनोट करते हैं, I is as shown in the figure, is as shown in the figure, is as shown in the figure. मतलब मान लेते हैं इसमें डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एक इंस्टेंट पर. ठीक है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस मीन्स दैट राइट नाउ ये हमारे सोर्स का कौन सा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव. बिकॉज इस तरफ से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है और इस तरफ से इंटर करेगा. ये क्या हो गया, इस तरफ से करंट निकल रहा है पॉजिटिव, और ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव. जैसे नॉर्मल हमारा जो बैटरी होती है उसके अंदर हम लोग करते हैं, उस हिसाब से ये वाला कंसेप्ट है. इसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, VL से. इसमें भी देखो करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव साइड एंड लोअर पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव साइड. तो यहां पर भी करंट का डायरेक्शन ये है. दिस मीन्स दैट ये वाला पॉइंट हमारा, अगर मैं इसको पॉइंट A बोल दूं और इसको पॉइंट B बोल दूं, जरूरत नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि करंट
is flowing from A to B. This means that A is at higher potential and B is at lower potential. In this situation, this side has positive and this side has negative. डायग्राम में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा डायग्राम में कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब इसके आगे हम लोग अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, एक अजम्पशन ले लेते हैं हम लोग. ठीक, अजम्पशन क्या लेंगे, या फिर सीधा सीधा कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर करंट मीन्स I is increasing. इस सर्किट में करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, एसी करंट होना दैट इज ओके, एंड इसमें भी कैसा है, इंक्रीज हो रहा है. मींस इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है, बट साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. 0 to 10 एम्पियर जा रहा है, फिर 10 एम्पियर से 0 एंड उसके नीचे. तो ये हमारा जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, करंट इज इंक्रीजिंग. अब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जब रेजिस्टिव सर्किट पढ़ाया था, प्योर रेजिस्टेंस का, तो वहां पर हमने किरचॉफ्स लॉ यूज किया था. मैंने वहां भी आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ जो है उस सर्किट में सीधा सीधा V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से भी आ जाता है, बट हमने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया बिकॉज यहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं. किरचॉफ्स लॉ, स्पेशली किरचॉफ्स सेकंड लॉ दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो इस सर्किट में अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, एक्चुअली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. उस दिन वाला जो मेथड था, इसके पहले जब मैं चैप्टर नंबर 4 या 5 पढ़ा रहा था, उसके अंदर ये कंसेप्ट था, वो भी अपनी जगह पर ओके है. यहां पर मैंने सीधा सीधा आपको बताया था, डायरेक्शन ले लेता है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसे. ठीक है, तो ये देखिए हमारा इस ब्रांच में करंट ऊपर जा रहा है, इस लाइन में करंट इस तरफ जा रहा है, यहां करंट नीचे आएगा और यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ जा रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है KVL में डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, लास्ट टाइम जो बताया था मैं उसी तरीके से आगे बढ़ता हूं. इसमें हमें दो पोटेंशियल दिख रहे हैं, एक तो हमारा सोर्स है एंड दूसरा पोटेंशियल जो हमारा कहाँ है, इंडक्टर के पास. साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यहां पर साइन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था मैंने आपको. स्टार्ट करते हैं यहां से. करंट कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मींस पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है. ठीक है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो हम पोटेंशियल का साइन क्या मानेंगे, पॉजिटिव. ठीक, एंड यहां पर देखो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मींस पोटेंशियल का लॉस हो रहा है. ठीक है, तो जब हम पोटेंशियल का लॉस होता है तो पोटेंशियल के सामने साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव. जब पोटेंशियल का गेन होता है तो पोटेंशियल के सामने क्या साइन लगाते हैं, पॉजिटिव. ये दूसरा आप लोगों को साइन कन्वेंशन का मेथड मैंने बता दिया. इसके पहले एक और तरीके से कराया था, लास्ट लेक्चर में दोनों तरीके बता दिए थे. आंसर हमेशा सही आता है बिकॉज जो साइन कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है, कोई कंसेप्ट, लॉ या प्रिंसिपल नहीं है. वो हमारे ऊपर डिसाइड करता है, हम जैसे माने उसको. ठीक है, दोनों तरीके आपके पास है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रोसीड विद दैट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इस पोटेंशियल की, सोर्स का पोटेंशियल हमने कितना लिया है, V. हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पोटेंशियल का गेन हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस V. अब प्लस V, प्लस यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, V नो है, तो इसको हटा दिया हमने. ठीक है, उसके बाद यहां से गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है. एंड यहाँ पोटेंशियल हमने कितना कंसीडर किया है, VL. तो यहाँ पर पोटेंशियल के सामने क्या आ जाएगा, माइनस V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है, अच्छा एक चीज पहले ही बता दी, यहां पर हमने जो कंसीडर किया है दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट. क्योंकि इंडक्टर जो बना है वो ना किसी मटेरियल को तो बना होगा, कॉपर, सिल्वर, उसका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. बट राइट नाउ हम उसके उस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया. ठीक है, उसका अपना कुछ सेल्फ रेजिस्टेंस जरूर होगा, बट राइट नाउ उसके सेल्फ रेजिस्टेंस को हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, R इज इक्वल्स टू 0. हर चीज का कोई सेल्फ रेजिस्टेंस होता है बिकॉज हर चीज किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है. बट राइट नाउ
हमने इसको यहाँ 0 मान लिया। वी आर स्टडिंग दिस ओनली एज पर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। सो हियर V minus VL is equals to 0. Now what we will get? V equals to माइनस उधर चले आएगा, क्या हो जाएगा VL, ठीक है। यहाँ V की वैल्यू कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी। सो हियर वी विल पुट V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू VL, ठीक है। V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया VL। वी नो दैट, कंफ्यूज नहीं होगा, वी नो दैट VL इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है। इट इज L di बाय dt। ये कितनी होती है? VL इज इक्वल्स टू L di बाय dt। तो VL की वैल्यू भी इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। देयरफॉर V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू VL की जगह कितना पुट करेंगे? L di बाय dt, ठीक है। इसके बाद हमें यहां पर क्या करना है? एक्चुअली करना क्या है? याद कीजिए लास्ट कंसेप्ट, वहां पर हमने क्या किया था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट डिस्कस किया था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में हम लोगों को जो पोटेंशियल गिवन था, ईएमएफ गिवन था, करंट की वैल्यू निकाली थी। इसमें भी करंट निकालेंगे, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहां से करंट पर कैसे पहुंचा जाए? ये करंट की वैल्यू हम लोगों को, मतलब di बाई dt हमें दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें करंट का स्पेशल वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, हम इस dt को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ क्या हो गया? LDI, ठीक। तो इसको सेट करके लिख दूंगा मैं। सो LDI इज इक्वल्स टू, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी dt को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये LDI अपनी जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? L को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो। सो DI इज, ये एक ही स्टेप में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेप लेना जरूरी है। V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी। अभी तक बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, कुछ भी हम लोगों ने बहुत रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट स्टडी नहीं किया। यहां तक था, सिंपली DI को अकेला कर दिया, उसके साथ जितनी भी चीजें थी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिनोमिनेटर में है तो इधर ऊपर चला गया, ये न्यूमरेटर में है तो इधर नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? हमें करंट की वैल्यू चाहिए। इस साइड को मैं हटा देता हूँ, नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आज अभी लेक्चर कंप्लीट होने के 1 आवर के बाद नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोगों को? इस साइड को मैं थोड़ा सा अभी रफ कर देता हूँ। नाउ हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। हमें करंट की वैल्यू चाहिए, ये तो चेंज ऑफ करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दे। क्या यहाँ कोई लिमिट नहीं होगी करंट की? जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, सपोज मिनिमम वैल्यू है 0 तो मैक्सिमम वैल्यू है 10। यहाँ पर हम लोगों ने इनडेफिनाइट इंटीग्रल का यूज किया। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट स्पेशली जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आपका 12th है, इंटीग्रेशन भी हो चुका होगा। जनरली इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर्स होते हैं या एक भी होगा, जिसमें डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रल का आप लोग यूज करते हैं। ये केस इनडेफिनाइट का है, ठीक है, जिसमें कोई लिमिट बैरियर नहीं है। डेफिनाइट में आपके पास क्या आ जाता है, लगभग कंसेप्ट सेम रहते हैं, बट वहां पर एक लिमिट आती है। यहाँ पर लिमिट मैंने क्यों नहीं डिसाइड की? बिकॉज करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम से 0, 0 से फिर मिनिमम, माइनस में जाता है, माइनस से फिर 0। तो यहाँ पर हम करंट की कोई फिक्स वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। 0 से माइनस में भी जाता है, 0 से प्लस में भी जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया? इनडेफिनाइट इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज कर लिया।
एग्जामिनेशन में इन सब के बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा इसको उठाकर आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इसके अलावा आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t। इन द सिमिलर वे इंटीग्रेशन ऑफ di क्या हो जाएगा, i, इंटीग्रेशन ऑफ di क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट v नॉट क्या है, नॉट मतलब पीक वैल्यू, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो पोटेंशियल की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट होगी, 10 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पीक वैल्यू तो कांस्टेंट है, हर चीज का पीक कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, L क्या है, L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। उस कंसेप्ट में आपको बताया था कि L डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, शेप एंड साइज ऑफ द इंडक्टर, जो कॉइल है उसके एरिया और सारी चीजों पर, स्पेशली वन वर्ड में अगर बोले तो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमने एक बार इंडक्टर यूज कर लिया सर्किट में, उसकी ज्योमेट्री तो 10 बार चेंज नहीं करने वाले, सो L इज आल्सो कांस्टेंट। सो इन दिस इक्वेशन V नॉट अपॉन L बोथ आर व्हाट, कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं। सो यहाँ पर V नॉट अपॉन L, अब इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचा, साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। सो यहाँ पर I इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसके बाद I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है cos, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होगा माइनस cos, एकदम सिंपल इजी, सिंपल वे में याद रखो। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, cos, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस cos, फिनिश। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और ये क्या है हमारा ओमेगा टी, ठीक है। बट ओमेगा टी ने डिस्टर्ब किया, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं हम, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर से क्या आएगा, ओमेगा। बट हमने क्या किया है, इंटीग्रेट, इस वजह से जो डिफरेंशिएशन आता है इंटीग्रेशन में वो कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में, नीचे लिखा जाता है। अगर डेरिवेटिव होता, लेते दोनों में डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हमेशा जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। सो इट इज व्हाट, ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस सी। अब एक बात याद रखो, ये प्लस सी वाला कंसेप्ट आगे जीरो ही होने वाला है, नोट्स में वो चीज अवेलेबल है, बट उसको करके कोई मतलब नहीं है। प्लस सी ये मैथमेटिक्स में आप देखते हो हमेशा इंटीग्रेशन के बाद आप क्या करते हो, कांस्टेंट लगाते हो, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को लगाने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन सीधा सीधा ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्लस सी को नोट्स में है, नोट्स में भी आप लिखना मत, उसको नोट्स में रहने दो, उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद नेगेटिव ओमेगा, ये सबको साइड में निकाल लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L, और यहाँ क्या बचा, cos ओमेगा, ठीक है, माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L cos ओमेगा, जस्ट वेट, ठीक। अब इसके बाद यहां तक हमारा हो गया। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट cos ओमेगा टी। पहले इसको डाइजेस्ट क्या किया है, I इक्वल्स टू माइनस एज इट इज cos ओमेगा टी एज इट इज V नॉट अपॉन ओमेगा L को मैंने क्या लिख दिया है, I नॉट। इसका मतलब हमने यहाँ पर V नॉट अपॉन ओमेगा L की वैल्यू क्या मानी है, I नॉट। क्या कंसिडर किया हम लोगों ने इसको, I नॉट कंसिडर किया, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स ही है पूरा। तो V नॉट अपॉन ओमेगा L को हमने क्या कंसीडर किया, I नॉट। ये आपको पता ही होगा, देखिए V अपॉन R, ये क्या होता है, करंट होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैंने आपको क्या बताया था, V नॉट अपॉन R, इसको हमने क्या ले लिया था, I नॉट। इस केस में भी हमारा क्या आया है, V नॉट अपॉन ओमेगा L,
इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया आई नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, वी नॉट तो ऊपर है, ठीक है, यहां नीचे रेजिस्टेंस है, यहां ओमेगा एल है। इसका मतलब क्या है, आर रेजिस्टेंस का सिंबल है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ओमेगा एल ये भी रेजिस्टेंस के जैसा ही है, ओमेगा एल ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है, किसमें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। आगे इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि ओमेगा एल क्या है, ठीक। अभी यहां तक ठीक है, पहले इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहां तक हो गया। सो आई एक बार यहां लिख देता हूं, आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट साइन, ठीक है। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यहां थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। मैं रीजंस देता हूं, मतलब रीजन क्या, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू। अब जो मैथमेटिक्स वाले उनका तो कोई इश्यू नहीं है, उनको तो रटा गया होगा, जो बच्चे बायो वाले स्पेशली उनको याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू। वैसे मे भी पॉसिबल 10th क्लास में ये हुआ होगा आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं इसको, साइन पाई बाय 2 माइनस, ठीक है। एक ये होगा, और एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा ये होता है साइन माइनस थीटा। ये भी मैथमेटिक्स का एक रूल है, माइनस साइन थीटा के केस में हम इस माइनस को एंगल के पास लेकर जा सकते हैं, साइन के केस में ये अलाउ है, साइन के केस में ये अलाउ है। ये दो चीज मैं यहां यूज करने वाला हूं, जिसमें से पहली चीज मैंने यूज कर ली है, cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। यहां थीटा की जगह कौन है, ओमेगा टी, तो हम cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पहली चीज यूज कर ली। अब दूसरी चीज पर आते हैं, साइन के केस में जो माइनस बाहर है हम उसको कहां लेकर जा सकते हैं, एंगल के पास लेकर जा सकते हैं। तो I इज इक्वल टू, ये जो माइनस है, इस माइनस को हम कहां लेकर जाएंगे, इसके अंदर। सो आई नॉट साइन, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, जो बच्चों वाला काम होता है हमेशा, पॉजिटिव टर्म को पहले रखते हैं, नेगेटिव टर्म को बाद में रखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये फिर बाद में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2। लुक एट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन अब किसकी आई है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। मैंने इतना सारा काम क्यों किया, वो इसलिए किया कि हमारा जो ईएमएफ, जो पोटेंशियल था, वो कितना था, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा पोटेंशियल किस में था, साइन में था। दैट्स वाई हमने क्या सोचा कि हमारा करंट भी किस में आ जाए, साइन में आ जाए। दैट्स वाई ये भी इक्वेशन करेक्ट है, सेम चीज है, बट हमने सोचा कि साइन में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। दैट्स वाई इसमें मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हमने अप्लाई किए एंड इसकी वैल्यू निकाल ली, एंड ये हमारा ईएमएफ था, इस वजह से करंट भी ऐसा आ गया। अच्छा, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, साइन ओमेगा टी, V का फेज कितना है, ओमेगा टी, फेज इसके पहले हो चुका है फेजर डायग्राम में। V कितना है, साइन ओमेगा टी। यहां पर करंट देखो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब इंडक्टर के केस में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर के केस में कौन आगे कौन पीछे, सो हियर करंट लेग्स, पोटेंशियल कितना है, साइन ओमेगा टी, करंट कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब करंट पोटेंशियल से कैसा है, पीछे है, कितना, पाई बाय 2। सो करंट लेग्स बिहाइंड ईएमएफ, मैं पोटेंशियल बोल देता हूं, एक्चुअली ईएमएफ बोलना चाहिए, बार बार पोटेंशियल नहीं कर रहा है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है हमारा, ठीक है। सो करंट लेग्स बिहाइंड
ईएमएफ बाय फेज बाय बाय हमारा जो करंट है साइन ओमेगा टी, करंट के पास भी है साइन ओमेगा टी, ईएमएफ के पास भी, बट एक्चुअली यहां देखोगे तो करंट ओमेगा टी से माइनस पाई बाय टू है। सो करंट पीछे है, लेग्स बिहाइंड ईएमएफ, ईएमएफ के पीछे है करंट बाय फेज पाई बाय टू फेज से। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट करंट की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, वी नॉट अपॉन ओमेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस या पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो वहां पर रेजिस्टेंस था, इंडक्टर के केस में क्या है ओमेगा एल उसी प्लेस पर, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा ही है, बट यहां पर इसका नाम है रिएक्टेंस। क्या है, रिएक्टेंस। एंड ये कहां पर है, एक इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट का कंसेप्ट है, दैट्स वाई इसका पूरा नाम हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल का नाम क्या हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का बार बार ओमेगा एल ना लिखना पड़े, दैट्स वाई एक सिंबल बना लिया जाता है एक्सएल। इसको लोग ऐसे भी बनाते हैं सिंबल को बड़े डिजाइन के साथ, तो उसको जीटा एल पढ़ते हैं। आप इतना डिजाइन में मत जाना, सीधा सीधा एक्सएल, क्योंकि ये सिंबल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, एक्सएल से। और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने किसको बोला है, ओमेगा एल। इसका मतलब ये है कि एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल। तो अब ओमेगा एल की जगह हम किसको पुट कर सकते हैं, एक्सएल को पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जीटा एल बोलना हो जीटा एल, नो प्रॉब्लम। सो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट एज इट इज रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्सएल पुट कर देंगे। ठीक है, सो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, नथिंग बट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही है वो, नाम अलग है बट काम सेम है, अपोज ही करना है उसका काम। और जो अपोज करता है नॉर्मल इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्ट करना, दैट्स वाई नाम पड़ गया रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल नथिंग बट एक्सएल, ये किस चीज का काम कर रहा है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट आपको समझ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसका यूनिट क्या होगा, ओम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होगा। सो यूनिट ऑफ, यही लिख देता हूं मैं, यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम। यूनिट ऑफ एक्सएल क्या होगा, ओम। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। ये पूरा कंसेप्ट था किसका, हमारा एक प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसके अंदर और भी चीजें, अभी फेजर डायग्राम बची है, वेव डायग्राम बची है, उसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन यहां तक हमारा पूरा कंसेप्ट था। हमने स्टार्ट किया था कहां से, डायग्राम से। डायग्राम के बाद हमने क्या किया, जो वैल्यूज थी हमारे पास करंट की, वो निकालने की कोशिश की। कहां से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज किया। सर्किट में हम लोगों ने वोल्टेज लॉ लगाया, V माइनस वी एल किया, V इक्वल्स टू वी एल। ठीक है, V क्या था हमारा, पोटेंशियल, V नॉट साइन ओमेगा टी, और VL क्या था, L डी आई बाई डी टी। बस वहां से पूरा मैथमेटिक्स है, उसके बाद कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज है। स्पेशली मैथमेटिक्स में किस मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन का, और थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज किए हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड बेसिक सी चीजें याद रहती हैं हम लोगों को। अच्छा, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा रब कर दूं। ओके, आगे एक छोटा सा नोट
इस कंसेप्ट के लिए याद रख लो आप लोग, ठीक है। बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, इस वजह से एक ही बार आपको फर्स्ट टाइम में ही बता देता हूँ मैं। वो नोट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल याद रखना। वो नोट ये है कि माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा। अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे आया ये सब मत पूछना, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वहां पर आप 11th क्लास में, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वहां पे आप याद रखें। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, माइनस साइन के केस में माइनस अंदर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई। हाँ बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया। आप एक साथ डायरेक्ट लिख लो, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये माइनस कॉस ओमेगा टी। एक चीज़ ये आपको नोट करना है, ठीक, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं। आप इसके साथ भी करोगे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ या कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट आपका माइंड सेट रहे, एक ही बार में जिस वे में आप चल रहे हो चलते रहो। दैट्स व्हाई ओमेगा टी को हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव रखना, इजी। इसलिए एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, दैट इज ओके, बट बाकी का पूरा कंसेप्ट हमारा सेव हो जाता है। एक ये चीज हो गई हमारी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। एंड कॉस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी याद रखना, कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा। प्लस कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। माइनस कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसको भी सेट कर देते हैं हम लोग, साइन, अब ये तो पॉजिटिव है, किसी को भी आगे पीछे लिखो कोई इश्यू नहीं, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये क्या हो गया हमारा, कॉस ओमेगा, ठीक है। ये प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है और ये माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू। पर दोनों को याद रखो, दोनों में आप देख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हमने ओमेगा टी को दोनों केसेस में क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। ये अभी थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, इस वजह से इसको इसी तरीके से रखना है। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम। थोड़ा इंक पोर कर लो, बिकॉज अब फेंट होने लगा ये कलर। डिस्कस करते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को पहले डिस्कस करते हैं। फेजर डायग्राम के बारे में इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था प्रैक्टिस में, किस तरीके से फेजर डायग्राम को हम लोगों को करना है, ठीक है। अभी और उसको आराम से देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 1, एक तो हमारा EMF गिवन है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। पूरा सॉल्व किया था अभी हमने, करंट की वैल्यू प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या निकाली है, I इक्वल्स टू I नॉट, ठीक है, साइन वाली लिखना है आपको, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि इस केस में करंट लैग्स बिहाइंड, करंट lags behind EMF by phase difference of, by phase difference of 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि करंट जो है
वो ईएमएफ से π/2 पीछे है, कितने फेज से, 90 डिग्री के फेज से, ठीक है, π/2 के फेज से। अब इसके बाद क्या है फेजर डायग्राम में, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था 2 चीजें आपको करनी है, एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक वाई एक्सिस लेना है। इसे भी ले लो, बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया और ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया, दिस इज ओरिजिन। क्या करना है, सबसे पहले देखो ईएमएफ कितना है, साइन ओमेगा टी, एक्स एक्सिस से कितना जाएंगे हम लोग, ओमेगा टी जाएंगे, एक्स एक्सिस से कितना, ओमेगा टी। ये जो लेंथ होती है वेक्टर की, जो लेंथ होती है, ये लेंथ बताती है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये किसकी लाइन है, ये ईएमएफ की है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताएगी, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये एक्स एक्सिस से कितना है, ये फेज देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। सो फेज कितना, ओमेगा टी, मतलब एक्स एक्सिस से कितना गए हम, ओमेगा टी। करंट पर हम I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज कितना, ओमेगा टी, मतलब करंट के लिए भी यहां से कितना जाना पड़ेगा हमें, ओमेगा टी के। बट ओमेगा टी में से फिर कितना वापस आना है, π/2, मतलब ये करंट भी यहां से पहले ओमेगा टी तक गया, फिर ओमेगा टी जाने के बाद π/2 ये वापस आया है, तो इस जगह से π/2 बनना चाहिए, तो ये करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, आई नॉट। और ये देखिए ये कितना बन गया अब यहाँ पर, इसको प्रॉपर बनाओगे स्केल से, तो ये एक ऐसी लाइन है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस से पहले करंट कितना गया, ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी में से -π/2 इधर आया, ये हो गया हमारा आई नॉट। तो ये हमारी π/2, दिस इज व्हाट द फेजर डायग्राम। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है जो हमने अभी निकाली थी, दैट आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो इसके पहले मैंने आपको बताई थी कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, वो कहाँ से पता चलेगा, इस लाइन की लेंथ से, कि ईएमएफ की वैल्यू बड़ी है कि करंट की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पर आप छोटा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। क्यों, इस इक्वेशन में देखो, अगर एक्सएल, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर एक्सएल की वैल्यू 1 हुई, एक्सएल की वैल्यू 1 हुई, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू 1 देन आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो फिर आई नॉट और वी नॉट दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर एक्सएल की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो आप समझ सकते हो, छोटी हुई तो समझ सकते हो, वहां पर आप निकाल सकते हो। तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा, एक्सएल की वैल्यू, अगर 1 हुई तो बराबर होंगी, अगर एक्सएल बड़ा हुआ, एक्सएल ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये पूरी वैल्यू इतनी छोटी होगी, तो वी नॉट छोटा हो जाएगा। एक्सएल 1 से छोटा होगा, जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा, तो उस केस में वी नॉट बड़ा होगा। तो ये हम नहीं बता सकते, ये जब बनेगा उसके अंदर इसके हिसाब से ओमेगा एल क्या होगा, उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होगी। एक्सएल एक्चुअली है क्या, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो तो कांस्टेंट होगा, बचा क्या, ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फेजर डायग्राम हो गया आपका, ठीक है, इतना ही आपको फेजर डायग्राम में बनाना है, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम लोग एक फेजर डायग्राम का यूज तो करना है, मेन तो हमारा फेजर डायग्राम है जो आपको एग्जामिनेशन में बनानी होगी। फेजर डायग्राम के अलावा भी छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जब हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों आएंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सिंपल सिंपल बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो आप, आई नॉट और वी नॉट, आई नॉट और वी नॉट के बीच में एंगल कितना है, π/2, फेज कितना है, π/2। तो यहाँ पर आई नॉट पीछे है, वी नॉट आगे है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा आई नॉट बनाएंगे, आई नॉट बनाया, और ये क्या बनाया, वी नॉट, आई नॉट से आगे है, ये बना दिया वी नॉट, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2,
बट ये फेजर डायग्राम नहीं, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज व्हाट सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। याद रखना कौन आगे, वी नॉट आगे है तो वी नॉट ऊपर बना, आई नॉट इस तरफ बना, अगर वी नॉट पीछे होता तो ये नीचे बनता। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटी वाले में हम लोग वो देख लेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ केस क्या हमारा, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये याद रखना। प्योर इंडक्टर के केस में करंट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट जो है वो लैग करता है ईएमएफ से। रेजिस्टेंस वाले में दोनों कैसे थे, इक्वल थे। अब इसके बाद अब इसको डिस्कस करना हम लोगों को, कैपेसिटेंस वाले केस को डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, वेव डायग्राम बची है अभी हमारी। वेव डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल है। लास्ट टाइम वेव डायग्राम पे मैंने आपको क्लियर की थी, बट फिर से एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस पर हम लोग एंगल भी ले सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं, दोनों चीजें। और ये हमारा इसमें वी नॉट और आई नॉट दोनों हम लोग डिसाइड कर देंगे। वेव डायग्राम, ये क्या है हमारा वेव डायग्राम, सीधा सीधा ऐसे लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। ये 0, ठीक है, 0 के बाद पाई बाई टू, पाई बाई टू के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बाद 2 पाई। इक्वल डिस्टेंस पर लेना, मैं बना रहा हूँ हाथ से तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, नो इशू। इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हमारी इक्वेशन। बस दोनों में सिंपली पुट करके देख लेना आप लोग, हमको आराम से जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं। तो देखो v का वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, ओमेगा टी की जगह कितना पुट करेंगे 1। ठीक है, ये थीटा मतलब क्या है, थीटा और ओमेगा टी बात एक ही होती है। हाँ, इसके पहले आपको बताया था ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बाई टी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो आप थीटा लिखो, ओमेगा टी लिखो, बोथ आर दी सेम थिंग। यहाँ पर साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना आएगा, v नॉट आ जाएगा। साइन पाई कितना होता है 0, वापस इधर। साइन 3 पाई बाई टू कितना होता है -1, तो वैल्यू नीचे आएगी। एंड साइन 2 पाई कितना होता है अगेन 0। ये किसका हमारा ग्राफ बना, वोल्टेज का ग्राफ बना, ईएमएफ का ग्राफ बना। ये मैक्सिमम ईएमएफ है वी नॉट, और ये क्या है हमारा नेगेटिव, दैट इज माइनस वी नॉट, माइनस। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज बन गया। अब इसके बाद करंट का बनाना। अच्छा, करंट के लिए मैं आसान कर दूं, आप यहां पर पुट करके लो, कोई इशू नहीं। सो I इक्वल्स टू, ये वाला जो हमने सेटअप किया है वो कहां से लेकर आए थे, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट करके यहां लाया था। आप इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करो ओमेगा टी की, ओमेगा टी पुट करोगे अलग वैल्यू आएगी। सारी चीजों में एक बार 0 पुट करना, फिर एक बार पाई बाई टू, फिर एक बार पाई। बट इतना लंबा करने से बेटर है ये इसी का फॉर्म है, तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि cos 0, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, 2 पाई सब हमको याद रहता है, तो हमने इसी से इसको निकाला था, तो वो वही फॉर्म आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ इसको मैंने क्यों लिखा, सिर्फ समझाने के लिए कि एंगल्स पे cos की वैल्यू हमें फटाफट याद हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और याद रखना, साइन का ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा ओरिजिन से। कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, या तो ओरिजिन के ऊपर से या तो ओरिजिन के नीचे से। अगर प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता, कॉस ऊपर वाले साइड को हम क्या मानते हैं,
पॉजिटिव और नीचे वाले साइड को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रख लो। ग्राफ ऑफ साइन विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ ऑफ कॉस स्टार्ट्स either from above the origin if it is positive or from below the origin if it is negative। तो यहां पर अभी आपको वैल्यू कितनी दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। तो ठीक है, पुट करते हैं, cos 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे पुट करेंगे, माइनस आई नॉट कॉस, यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 पुट किया, cos 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू माइनस आई नॉट, मतलब वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आई नॉट। इसी तरीके से cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर इसको हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए मैं हटा रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली वैल्यू cos 0 पर कितनी आई है, माइनस आई नॉट, तो यहाँ पर आती है माइनस आई नॉट। ठीक है, पाई बाय 2 पर करंट कितना आता है, 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग घर पे आराम से करना। पाई पर कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ करंट से, पाई पर इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 पाई बाय 2 पर कितना होगा, 0, कॉस में पुट करना वैल्यू सारी, 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद cos 2 पाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसका ग्राफ है, अभी मैं नॉर्मली करंट को कम ले लिया हूं, इस वजह से इसको यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, ये आई नॉट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया किसका, करंट। क्यों, देखो हमारा पोटेंशियल ईएमएफ कहां पर मैक्सिमम है, पाई बाय 2 पर। ठीक है, और करंट कहां पर 0 हो रहा है, पाई पर 0। ये एक्सिस किसका है, हमारा 0 पर। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जहां पर मैक्सिमम है, जस्ट उसके पाई बाय 2 के बाद करंट हमारा क्या होता है, 0। जो मैंने यहां बताया था आप लोगों को कि करंट हमेशा ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे रहेगा, पाई बाय 2 पीछे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फेजर डायग्राम है। आपको एग्जाम में सिर्फ, सॉरी वेव डायग्राम है, आपको सिर्फ वहां पर वेव डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी मैंने बताया आपको, XL इज इक्वल्स टू कितना होता है, ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f इंटू एल, 2 पाई f इंटू एल। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, इसका भी आप एक ग्राफ बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ की फ्रीक्वेंसी है, वो जो एसी जनरेटर पढ़ा था जिसके अंदर एक कॉइल था, कुछ वैसे ऐसे मूव करता है बार बार, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, कुछ भी नीचे नहीं है, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी ले लें और इसको एक्सेल ले लें तो ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आपको पता है इफ टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली भी कैसे, दोनों का पावर कितना है, सेम है, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा और कम है। तो इस सिचुएशन में एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काफी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्राफ भी कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और यूनिट तो आपको मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, एक चीज और है छोटी सी, उसको भी देख लेते हैं। देखो इंडक्टर का आपने सब समझ लिया, उस दिन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस वाला पढ़ाया था वो तो बहुत इजी था, आज इंडक्टर वाला हमने सारा समझ लिया। इसके बाद कैपेसिटेंस वाला आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ये जो कुछ हमने पढ़ा है सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है थोड़ा सा, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, फॉर डीसी सर्किट के लिए देख लेते हैं। फॉर डीसी सर्किट अभी जो हमने लिया था वो कैसा था, एसी सर्किट था जिसमें एसी सोर्स लगाया था। सपोज एक ऐसा सर्किट है जिसमें लगा हुआ है इंडक्टर, मान लेते हैं, बट एसी सोर्स की जगह हमने डीसी सोर्स लगाया, मतलब बैटरी लगाई है, कुछ ऐसा कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसा कुछ है।
ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, जो मैंने आपको बताया, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। फॉर डीसी सर्किट, फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। भाई फ्रीक्वेंसी मतलब हम क्या करंट की डायरेक्शन से पता करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ डायरेक्ट करंट में कहाँ चेंज होता है, इट इज द स्टेडी करंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब एफ कितना है हमारा, 0 है। अगर एफ 0 है, एफ 0 है तो इसमें एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देयरफॉर एक्सएल पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन डीसी सर्किट, इन डीसी सर्किट, इन डीसी सर्किट, ऐसा सर्किट जो डीसी है, इंडक्टिव, इन डीसी सर्किट इंडक्टिव, इंडक्टेंस या इंडक्टिव कैपेसिटेंस, मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस प्रोवाइड्स नो रेजिस्टेंस टू कांस्टेंट करंट, provides no resistance, provide no resistance to direct current। यहां आप देख रहे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 0। किसमें, ऐसे सर्किट जो डीसी सर्किट है, डायरेक्ट करंट सर्किट। इसका मतलब डीसी सर्किट में हमारा इंडक्टेंस जो है वो प्रोवाइड ही नहीं करता, मतलब अपोज नहीं करता, ठीक है, टू कांस्टेंट करंट या डीसी करंट और इंडक्टेंस वाला केस था। चलिए, तो ये सारी बातें थी, ऑलमोस्ट जितना कुछ था इसके अंदर वो सब कुछ मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया। प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, जो कुछ भी कंसेप्ट इसके अंदर थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। कल कैपेसिटेंस वाला पढ़ेंगे, वो जल्दी हो जाएगा, बिकॉज वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है।